now we'll be discussing the last topic of this chapter, which is known as what are the techniques of scientific management. The working power of an organization should be easily defined. मतलब वो जो वर्कर्स जो काम करते हैं ना, उनकी जो काम है वो और इजीली हो, इसीलिए साइंटिफिक टेक्निक्स का इन्वेंशन उन्होंने किया है. सो पहला पॉइंट है हम लोग का फंक्शनल फोरमैनशिप. प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान शुड बी डन बाय टू सेपरेट पर्सन्स. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग जो प्लान करते हैं मैनेजर्स और जो एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को, जो कि वर्कर्स है, वो सेपरेट होनी चाहिए. क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स है वही प्लान कर रहे हैं और वही एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान को, तब क्या होगा, अगर दोनों काम एक ही कर रहा है आदमी, तो ऑर्गेनाइजेशन विल श्योरली लीड टू फेलियर. So each and every department should have 8 types of foremanship. Foreman मतलब हेड. हर एक डिपार्टमेंट में 8 तरह के हेड होने चाहिए. So पहला फोरमैन होंगे राउट क्लर्क. राउट क्लर्क मीन्स द फोरमैन विच इज रिलेटेड फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब्स. मैकेनिकल और मैनुअल जो और की टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, ये सब प्रॉब्लम्स रिलेटेड ही ये फोरमैनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन में. एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी और किसी तरह का भी मैनुअल या मैकेनिकल या टेक्निकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड हुआ एराइज, तभी इस फोरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे. नेक्स्ट हो गया हम लोग का इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. दिस फोरमैन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क. एक मतलब जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और इस इंस्ट्रक्शन को कौन देगा, वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. वो रेस्पॉन्सिबल है, वो फोरमैन रेस्पॉन्सिबल है इस एग्जीक्यूशन को करने के लिए, कि वो अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे ताकि वर्क इजीली डन हो और प्लस गोल्स भी अचीव हो. नेक्स्ट हो गया हम लोग का टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. दिस फोरमैन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मच टाइम इज नीडेड टू कंप्लीट द टास्क. इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो फोरमैन रेस्पॉन्सिबल होगा कि कितने टाइम के अंदर ये टास्क को कंप्लीट किया जा रहा है. ही विल ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मच कॉस्ट इज नीडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क. ही विल ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिबल, मतलब वो रेस्पॉन्सिबल इस कारण से भी होगा कि कितना पैसा, कितना कॉस्ट लगा है इस काम को करने के लिए. नेक्स्ट हो गया हम लोग का डिसिप्लिनेरियन. डिसिप्लिनेरियन मतलब this foreman will responsible that how much discipline has been maintained by each and every workers in the field of their working purposes. मतलब हर काम डिसिप्लिन के साथ हो रहा है कि नहीं, हर एक प्लान जो है डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि नहीं, इस फोरमैन का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए इसे डिसिप्लिनेरियन कहा जाए. सो डिसिप्लिनेरियन पॉइंट के बाद आता है हम लोग का गैंग बॉस. गैंग बॉस मीन्स द बॉस विच इज रिलेटेड टू द प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ अमाउंट ऑफ मशीन्स एंड टूल्स. देखा, इस बॉस का यही काम है कि सब मशीन्स और टूल्स अच्छे से प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, इनका काम बस यही तक है. नेक्स्ट हो गया हम लोग का स्पीड बॉस. द फोरमैन एंश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क. इस फोरमैन का काम है कि सब टास्क जो है टाइम में कंप्लीट हो, इसीलिए इसको स्पीड बॉस कहा जाता है. नेक्स्ट हो गया हम लोग का रिपेयर बॉस. रिपेयर बॉस मीन्स द बॉस विच इज रिलेटेड फॉर द रिपेयरेशन ऑफ ऑल द वर्किंग टूल्स. वर्किंग टूल्स मतलब जो कि मशीन्स, जो कि अलग अलग चीजें है ना जो काम में लगती है ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको रिपेयर करना ही उनका काम है. अगर कुछ भी फेलियर हुआ तो रिपेयर करना ही रिपेयर बॉस का काम है. लास्ट है हम लोग का इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर मीन्स द पर्सन हु इज रिलेटेड फॉर द प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग ऑफ द वर्क. मतलब वो जो मशीन्स जो यूज कर रहे हैं ना, उसका क्वालिटी कैसा है, ठीक है कि नहीं, अनस्टैंडर्ड हो गया है कि नहीं, ये सब इंस्पेक्टर का काम है देख. सेकेंड पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट डील्स और स्ट्रेसेस द नीड दैट ओनली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा स्टैंडर्ड के ही प्रोडक्ट्स यूज की जाएंगी. मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स मतलब मशीन्स, टेक्निक्स और जो क्वांटिटी, क्वालिटी कुछ भी हो, हमेशा प्रोडक्ट्स की, मशीन्स की, वो हमेशा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगी. कोई अनस्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाएगा. दिस इज वाई साइंटिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेसेस द नीड ऑफ यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. थर्ड पॉइंट इज वर्क स्टडी. वर्क स्टडी मतलब स्ट्रेसिंग द नीड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व. मतलब वर्क स्टडी का मोटिव है कि हमेशा प्रोडक्शन जो है हमेशा इंक्रीज होती रहे और उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो हमेशा डिक्रीज होती रहे, ताकि आउटपुट विल बी मोर एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट विल बी लो.
सो वर्क स्टडी के अंडर बहुत सारी पॉइंट्स आती है। तो पहला पॉइंट है फैटिग स्टडी। हेनरी फ्यूल वाज ऑफ द व्यू दैट देयर इज ए नीड टू रीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर ऑफ ब्रेक्स डिमांडेड बाय ए वर्कर एंड द नंबर ऑफ और द ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेक्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में वो जो वर्कर्स काम करते हैं ना, जैसे सोच लीजिए आप स्कूल में जब स्टूडेंट थे तो आपको टिफिन ब्रेक्स मिलती थी, तो वही सेम एक ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर्स काम करते हैं तो जब सुबह से काम करते रहते हैं ना, तो उन लोगों का भी जो ब्रेन है डल हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट देयर इज ए नीड ऑफ ब्रेक्स इन बिटवीन देयर वर्क्स। एक स्टडी होना चाहिए कि कितने टाइम तक उन्हें ब्रेक दिया जा रहा है, प्लस कितनी बार उन्हें ब्रेक दिया जा रहा है एक दिन में, वर्किंग दिन में, तो ताकि मालूम चल सके कि वो लोग कितने जल्दी एक काम से बोर होके ब्रेक लेना चाहते हैं और कितनी जल्दी वो लोग रिकवर करके फिर से अपने एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं फिर से वर्किंग पर्पस के लिए। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी रीड करना ही फैटिग स्टडी का मेन पर्पस रहा है कि हाउ मच ब्रेक्स आर नीडेड बाय ए वर्कर एंड हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ ए ब्रेक is also needed in it. So the next subpoint of work study is method study. Method study means choosing the best method for solving the or reducing the cost of production. Cost of production को कैसे reduce करें उसका एक method निकालना। For example, एक शू कंपनी में दो method है, एक है लेबर में इंटेंसिव, दूसरा है मशीन इंटेंसिव। दोनों में से आपको एक चूज करना है कि कौन सा यूज करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रिड्यूस होगा। तो इसी मेथड को कहते हैं मेथड स्टडी, चूजिंग द बेस्ट मेथड फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सब पॉइंट है वर्क स्टडी का, वो है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी डजंट मीन एनीथिंग बट इट स्ट्रेसेस द नीड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए टास्क बाय ए वर्कर। एक वर्कर को कितना टाइम लगता है काम को खत्म करने के लिए सभी मैनेजर्स को कहा कि वी शुड चेक हाउ मच टाइम ए वर्कर नीड टू टेक टू कंप्लीट ए वर्क फॉर 100 डेज। 100 दिन आपको देखना है कि एक वर्कर को कितना टाइम लगता है कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपको रिजल्ट ये देखना है कि अगर एक वर्कर टाइम पे काम खत्म करती है तो उसको एवरेज वर्कर माना जाएगा, और एक वर्कर जो टाइम से पहले काम खत्म करती है उसको एक एफिशिएंट वर्कर माना जाएगा। और तीसरी, और जो एक वर्कर टाइम के बाद, मतलब टाइम खत्म हो गया उसके बाद जाके काम कंप्लीट हुआ, तो उसको इनएफिशिएंट वर्कर कहा जाएगा। दिस होल स्टडी इज टू टेक आउट हाउ मच time a worker does need to complete a work. This whole study is known as time study. Another subpoint for work study is motion study. Motion study stresses the need that how much workers make a movement in a work. मतलब एक वर्कर अपने काम के दौरान कितनी बार मूवमेंट करता है। मूवमेंट मतलब कभी ऐसे बेंड होना, कभी झुकना, या तो कभी उठ के चेयर से चले जाना। सो एक वर्कर कितनी बार मूवमेंट करता है अपने काम के दौरान। ने एक एक्सपेरिमेंट कहा कि 100 दिनों के लिए, फिर से 100 दिनों के लिए वर्कर को देखना कि वो लोग कितनी बार मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर हमेशा मतलब झुकता है ताकि वर्किंग पेपर्स जो है, पेपर्स निकाल सके ड्रॉयर से, कुछ भी टूल्स निकाल सके ड्रॉयर से, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो इसी कारण से ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए ताकि वो जो फाइल्स है वो सब डेस्क पे रहे, नीचे की डेस्क पे ना रहे, ताकि उन्हें 100 बार झुकना पड़े। इसीलिए 100 दिनों के लिए हमेशा फोकस किया जाता है कि हाउ मच टाइम डज ए वर्कर मेक्स मूवमेंट इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क। सो इसे कहते हैं मोशन स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, विच मीन्स हाउ मच वेज मस्ट बी अर्न बाय ए वर्कर। कितनी एक वेज की डिमांड होनी चाहिए एक वर्कर के काम के हिसाब से। सो पहला पॉइंट है द एफिशिएंट एंड द इनएफिशिएंट वर्कर शुड बी गिवन ए रेट ऑफ वेज। मतलब एक वेज जो दे रहा है वो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को वो हमेशा एक एक्यूरेट अमाउंट के हिसाब से उन लोग को देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का एन एफिशिएंट वर्कर शुड गिवन ए हायर अमाउंट ऑफ वेज एज कंपेयर टू एफिशिएंट वर्कर। इनएफिशिएंट वर्कर, एक एफिशिएंट वर्कर को हमेशा ज्यादा वेज दिया जाएगा एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर, जो लोग काम थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का द एफिशिएंट वर्कर शुड गेट हायर वेजेस because as a result the inefficient worker would motivate themselves to get the position of a efficient worker। मतलब एक efficient worker को जितना वेज दिया जाता है ना, ज्यादा वेज दिया जाता है, तो क्या होता है इनएफिशिएंट जो लेट से काम करते हैं वर्कर को मोटिवेट करते हैं, ताकि वो लोग भी कहेंगे ना मुझे भी उन लोग का प्लेस लेना है, मुझे भी उन लोग के जैसा वेज कमाना है। सो एज ए रिजल्ट वो लोग मोटिवेट होते हैं उन लोग का प्लेस लेने के लिए। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज
differential piece weight system. Last point of scientific techniques is mental revolution. Mental revolution doesn't mean anything. It means that how can we improve mentally the workers. मतलब उन लोगों को mentally और कैसे हम लोग improve कर पाए, workers को कैसे mentally improve कर पाए. So पहला point है attitudes of the workers as well as the management. वर्कर्स और मैनेजमेंट जो मैनेजर्स हैं उन लोगों का एटीट्यूड कैसे अपने काम के प्रति एक दूसरे के प्रति. सेकंड पॉइंट हो गया हम लोग का कोऑर्डिनेशन अमंग द वर्कर्स. मतलब अगर वर्कर्स और मैनेजर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो हमेशा क्या होगा, झगड़ा होगा. एज ए रिजल्ट देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी सफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज ए फॉर्म ऑफ लॉस. सो ये थी हम लोगों की मेंटल रिवोल्यूशन. इसको बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन स्टडी. यही पे होता है हम लोग के साइंटिफिक टेक्निक्स का एंड एज वेल एज द एंड ऑफ दिस सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. और कोई भी अगर डाउट्स है तो प्लीज कमेंट में हम लोग को कमेंट कीजिए. आप ही लोगों का चैनल है. और प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है. गूगल की वेबसाइट खोलिए, वहां पे नोट्स भरे पड़े हैं. सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.